नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा है। यह अलग अलग टारगेट को ध्वस्त कर पाने में सक्षम है। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाली सॉलिड फ्यूल इंजन लगाई गई है। इंजन 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने में सक्षम है। टेस्टिंग के दौरान इस मिसाइल ने 5500 किलोमीटर की दूरी तय की और टारगेट को ध्वस्त कर दिया। उड़ीसा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर यह परीक्षण किया गया। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गई इस मिसाइल की जद में चीन और पाकिस्तान समेत एशिया के सभी देश, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया व यूरोप के कुछ हिस्से आएंगे। यानी ये आधी दुनिया पर निशाना साधने में सक्षम है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक के सभी अग्नि मिसाइल्स के मुकाबले हल्की भी है। इसका वजन 50,000 किलोग्राम है। गोलाई में इसका आकार करीब 6.5 फीट है। वहीं इसकी लंबाई 17 मीटर यानी 57 फीट है। परमाणु हथियार से अटैक करने में सक्षम ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोमीटर का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसे ट्रैक की मदद से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसे मोबाइल लॉन्चर से ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी तकनीक इसे और भी खास बनाती है। ये एक बार में कई अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर पाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि ये खुशी की बात है कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी का नारा दिया। खट्टर ने भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में हैं और उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते से दिल्ली जाएगी। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा का खेलों में हमेशा शानदार प्रदर्शन रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम हमेशा रोशन किया है। देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाला नीरज चोपड़ा भी हरियाणा का ही बेटा है। वहीं इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि ये बड़ा मौका है जब हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि पूरे जोश और जज्बे के साथ खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। संदीप सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और विश्व कप को देश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि इस बार भारत हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। 13 से 29 जनवरी तक यहां मैच आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत देश भर में विश्व कप की ट्रॉफी 50 दिवसीय यात्रा पर है। रेलवे का प्रयास है कि रेल नेटवर्क को बेहतर तरीके के साथ आम यात्रियों के लिए तैयार किया जाए। USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल सेक्शन पर सुंबकर और खारी स्टेशनों के बीच भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल T49 का ब्रेक थ्रू कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लाइन और लेबल को सटीकता के साथ ब्रेक थ्रू कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। घोड़े की नाल के आकार की ये सुरंग दक्षिण की ओर सुंबर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 4 को जोड़ती है। बताते चले कि टनल T49 एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग और एस्केप टनल है। ये प्रत्येक क्रॉस पैसेज पर 33 क्रॉस पैसेजेस से जुड़ी हुई है। मुख्य सुरंग की खुदाई का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसकी फाइनल लाइनिंग का कार्य तेज गति से चल रहा है। असल में आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण किया जाता है। एस्केप सुरंग युवा हिमालय के रामबन फॉर्मेशन के साथ साथ खोड़ा, हिंगनी, पुंदर नालों जैसी चेनाब नदी की विभिन्न सहायक नदियों और नालों के साथ साथ गुजरती है। इससे सुरंग खुदाई का कार्य बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की कुल 272 किलोमीटर लंबाई में 161 किलोमीटर को पहले ही चालू किया जा चुका है।
कटरा बनिहाल के बीच के शेष 111 किलोमीटर पर काम तेजी से चल रहा है। कटरा बनिहाल सेक्शन निचले हिमालय के पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा है, जिसमें कमजोर भूविज्ञान, मौसम की प्रतिकूल स्थितियां, भूस्खलन और पहुंच मार्गों पर पत्थर गिरने की चुनौतियां बनी रहती हैं। क्लॉडीन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बनेंगी। इसी के साथ वो आइवी लीग स्कूल का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत शख्स बन जाएंगी। क्लॉडीन हार्वर्ड प्रमुख के लिए चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। गे फिलहाल यूनिवर्सिटी की डीन और डेमोक्रेसी स्कॉलर है। क्लॉडीन लॉरेंस बेको की जगह लेंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनने की खुशी में गे ने कहा कि गवर्निंग बोर्ड ने मुझ में जो विश्वास जताया है उससे मैं पूरी तरह से अभिभूत हूँ। इस संस्था का नेतृत्व करने की अविश्वसनीय क्षमता के लिए मैं बेको का शुक्रिया अदा करती हूँ। हार्वर्ड कॉर्पोरेशन की कर्मचारी और हार्वर्ड प्रेसिडेंशियल सर्च कमेटी के अध्यक्ष पेनी ने कहा कि क्लॉडीन एक शानदार लीडर है जो हार्वर्ड की अकादमिक उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए समर्पित है। हार्वर्ड को चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। बेको अमेरिकी राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर अग्रणी आवाज माना जाता है। वो हार्वर्ड की असमानता की संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, जो कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में गरीबी और शैक्षिक अवसर पर अभाव और अमेरिकी असमानता जैसे मुद्दों पर रिसर्च करती हैं। गे की नियुक्ति के बाद आइवी लीग स्कूलों के प्रमुखों के रूप में महिलाएं पुरुषों से अधिक हो जाएंगी। गे ने 2018 में हार्वर्ड की आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टी की कमान संभाली थी। डार्टमाउथ और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने इस साल की शुरुआत में प्रमुख के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया है। वहीं कोलंबिया, प्रिंसटन और येल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व पुरुषों द्वारा किया जाता है। ड्रू फॉस्ट हार्वर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 11 साल बाद 2018 में अपना पद छोड़ा था। फ्रांस ने एक बार फिर फुटबॉल में अपना जादू चलाया है। कतर के ल्यूसेल स्टेडियम में 18 दिसंबर को फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। फ्रांस विश्व कप इतिहास में चौथी बार फाइनल्स में पहुंच चुका है। 1998 और 2018 में चैंपियन बना था। गत चैंपियन फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कतर के ल्यूसेल स्टेडियम में 18 दिसंबर को उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। फ्रांस विश्व कप इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचा है। वो 1998 और 2018 में चैंपियन बना था। वहीं 2006 में उसे इटली के खिलाफ हार मिली थी। फ्रांस ने मोरक्को को हराकर अफ्रीकी और अरब देशों का सपना तोड़ दिया है। मोरक्को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम थी। वो अब तीसरे स्थान के लिए शनिवार को होने वाले मुकाबले में क्रोएशिया के खिलाफ खेलेगी। उसके पास जीत के साथ टूर्नामेंट को समाप्त करने का अवसर होगा। फ्रांस के लिए 2 गोल थियो हर्नांडेज और रैंडल ने किया। एम्बापे, एंटोनी, ओलिवर और ओस्मान जैसे स्टार खिलाड़ी इस मुकाबले में गोल नहीं कर सके। फ्रांस ने 5वें मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली थी। थियो हर्नांडेज ने टीम के लिए पहला गोल किया। हर्नांडेज ने मोरक्को के गोलकीपर को नजदीक से छकाते हुए गोल दाग दिया। सीतापुर में हो रहे आए दिन सड़क हादसों से सबक लेकर एक स्कूली छात्र ने हाईटेक सिस्टम का निजात किया है। इस छात्र ने अपनी बाइक को हेलमेट पहनकर चलाने के लिए एक डिवाइस बनाई है, जिसे हेलमेट में फिट कर दिया गया। छात्र की ये बाइक अब बगैर हेलमेट के स्टार्ट भी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेलमेट में लगी हुई डिवाइस हेलमेट सिर्फ में पहनने के बाद ही एक्टिवेट होती है और उसके बाद ही बाइक स्टार्ट होकर सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। छात्र की नई तकनीक को देखकर विद्यालय के शिक्षक भी अब हैरान हैं। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के पढ़ने वाले इंदरौली निवासी दिनेश कुमार के पुत्र कक्षा 10 के छात्र अरुण कुमार ने इस तकनीक का निजात किया है। छात्र का कहना है कि सेंसर युक्त हेलमेट को बनाने में 2 वायरलेस डिवाइसों का इस्तेमाल हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 400 रुपए आई है। इस डिवाइस को एक हेलमेट में लगाया गया है, वहीं एक डिवाइस को गाड़ी के इंजन से फिट किया गया है। ये डिवाइस 9 वोल्ट की बैटरी से चलता है। अरुण कुमार ने बताया कि हेलमेट के अंदर एक पुश बटन है, जिसे पहनने के बाद पुश बटन में करंट आ जाता है और रिले एक्टिवेट होते ही बाइक स्टार्ट हो जाती है।
इस हेलमेट की खासियत ये है कि इसे सिर से उतारते ही बाइक अपने आप बंद हो जाती है और पहनते ही बाइक को स्टार्ट किया जा सकता है। छात्र अरुण ने बताया कि उसने इस डिवाइस को बनाने के लिए YouTube का सहारा लिया, जिसके बाद ही उसे ये प्रेरणा आई और कई लोगों की मदद करने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया। छात्र अरुण ने कॉलेज में लगने वाली प्रदर्शनी में इसका प्रदर्शन किया, जिसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उसकी सराहना भी की और इस डिवाइस को प्रदेश लेवल पर भी दिखाकर नई तकनीक निजात करने का आश्वासन दिया। छात्र अरुण ने कहा कि सेंसर युक्त हेलमेट अगर मार्केट में और गाड़ी की कंपनियां उतार दे तो आए दिन हो रहे सड़क हादसों में जाने वालों की मौतें रुक सकती हैं। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से अंतिम विमान भी भारत की जमीन पर उतर गया है। इसके साथ ही फ्रांस से भारत आने वाली राफेल की एक खेप पूरी हो गई। वायुसेना ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है, फीड ड्राई, द पैक इज कंप्लीट। 36 राफेल विमानों में से आखिरी विमान यूएई वायुसेना के टैंकर के जरिए एक तेज गति मार्ग से भारत में उतरा। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल फाइटर प्लान की खरीद के लिए 7 अरब यूरो यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। फरवरी 2022 तक भारत को 35 राफेल मिल चुके थे। देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माने जा रहे राफेल विमानों की सबसे पहली खेप में 5 विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2020 को उतरे थे। राफेल का निर्माण भी मिराज बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन ने किया था। राफेल कई घातक हथियार और मिसाइल ले जाने में सक्षम दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन्स में से एक है। इसे भारतीय सेना के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो दूरी के लिहाज से पाकिस्तान और चीन दोनों से करीब पड़ता है। राफेल को अपनी स्पीड, हथियार ले जाने की क्षमता और आक्रमण क्षमता की वजह से जाना जाता है। ये सिंगल और ड्यूअल सीटर दोनों विकल्पों के साथ आता है। भारत ने 28 सिंगल और 8 डुअल सीटर राफेल खरीदे हैं। राफेल की मार्क रेंज 3700 किलोमीटर है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगाई जाती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइल। राफेल स्टार्ट होते ही महज 1 सेकंड में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच सकता है, यानी एक ही मिनट में राफेल 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब चीन पाकिस्तान के पास मौजूद आधुनिक फाइटर प्लेन से भी बेहतर है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जास हिंदी।